Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारी आज की क्लास से, तो देखिए जो आपकी मैंने हिस्ट्री की NCERT का नोट स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री के NCERT के नोट स्टार्ट किए हैं CTET पेपर 2 के लिए। CTET पेपर 2 के लिए जिन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, उनके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए जो मैंने आपकी क्लास 6 है, क्लास 6 के मैंने 8 चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। आज आपका 9 चैप्टर है। ये जो क्लास है मैं आपकी 1 लीनियर फॉर्म में लेकर के आई हूँ, वही पॉइंट यहाँ पर मैं आपके कवर करूँगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए जो चैप्टर का नाम है वो है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तो वो है देखिए लोहे के औजार और खेती। तो लोहे के औजार, देखिए उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। देखिए जो लोहे के औजार का जो उपयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। जो महापाषाण युग था उसमें जो कब्रें होती थी वहाँ पर लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। औजार में शामिल चीज़ें थीं जैसे कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए जो लोहे के औजार थे और खेती थी, तो यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था वो यही था कि जो महापाषाण कब्रें थी वहाँ पर लोहे के औजार मिले हैं। कौन कौन से जो औजार थे वो शामिल थे, तो कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल, ये चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। देखिए जो कृषि उत्पादन था उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिसमें से सबसे मेन था सिंचाई करना। क्या था? सिंचाई करना। तो देखिए जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। देखिए जिस तरीके से मतलब ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से नए औजार देखने को मिले, लोहे के औजार देखने को मिले, उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, सिंचाई के लिए भी मतलब सिंचाई भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई कृषि उत्पादन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए नहरें बनाई गई, तालाब बनाए गए और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जा रहा है कि गांव में कौन रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गांव में कौन रहते थे। तो देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन? तो देखिए 3 तरह के लोग कौन कौन से थे। तो देखिए फर्स्ट आपका जो है वो है तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वेल्ला कहते थे। देखिए जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला कहा जाता था। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो बड़े भूस्वामी होते थे जिनको वेल्ला कहा जाता है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो वो कौन से तमिल क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए साधारण हलवाहों को उड़वार कहते हैं। भूमिहीन जो मजदूर होते थे उनको दास, कैडिसियार और अधिमई कहते थे। मतलब जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में जो साधारण हलवाहे होते थे उनको उड़वार कहा जाता था। जो भूमिहीन मजदूर जिनके पास भूमि नहीं होती थी उनको दास, कैडेसियार और अधिमई कहते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है देखिए दूसरा है देश के उत्तरी हिस्से में। अब देखिए देश के उत्तरी हिस्से में कौन कौन आते थे। तो देखिए गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ग्राम भोजक कौन होते थे। गांव का प्रधान जो होता था, जो प्रधान व्यक्ति होता था, वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। मतलब एक ही परिवार के लोग इस पद पर मतलब कई पीढ़ियों तक इसी पद पर बने रहते थे। ठीक है, यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था, अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम लेता था। मतलब जिस तरीके से एक राजा के बच्चे राजा बन जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्राम भोजक थे उनकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर क्या बन जाती थी, ग्राम भोजक बन जाती थी। ठीक है, जो आनुवंशिक पद था, मतलब जो भी उस परिवार का बच्चा होता था वो क्या होता था, आगे जाके ग्राम भोजक के पद पर बैठ जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था वो था आपका देश के उत्तरी हिस्से में। अब देखिए तीसरा जो है वो है ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। देखिए जो ग्राम भोजक थे, ग्राम भोजकों के अलावा भी अन्य कृषक जो स्वतंत्र कृषक होते थे वो होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। देखिए ग्राम भोजक हो गए, ग्राम भोजक के अलावा कौन रहते थे, गृहपति, जिनको हम कहते थे जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको गृहपति कहते थे। इसके अलावा वो भी क्या थे, गांव में रहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी।
उन्हें दास या कर्मकार कहते थे। यह दूसरों की ज़मीन पर कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे और अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मतलब देखिए, जो गृहपति ये बोल रहे हैं कि गृहपति होते थे यहाँ पर, जो क्या होते थे, छोटे किसान भी होते थे। उसके अलावा यहाँ पर क्या था, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी, जो दूसरों की ज़मीन जोत कर क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, उनको क्या कहते थे, दास या कर्मकार भी कहते थे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए संगम साहित्य क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, संगम साहित्य। अब देखिए संगम साहित्य में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। देखिए जो संगम साहित्य है उसकी रचना कब की गई, जो 2300 साल पहले की गई थी। कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके सिक्के। क्या है, सिक्के। तो देखिए पुरातात्विक को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। कौन से थे, आहत सिक्के सबसे पुराने थे, जो करीब 500 साल तक चले। कब तक, 500 साल तक जो चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए क्या था कि चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब छाप कर जो चीज़ें बनाई जाती थी, उसी के कारण इसको क्या कहा जाता था, आहत सिक्के इनको बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं आहत सिक्के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब देखिए कुछ गतिविधियां थी जिनके केंद्र कुछ नगर थे, तो यहाँ पर देखिए उन चीज़ों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वो मथुरा की हुई है कि 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यातायात का एक क्या था, मुख्य केंद्र था। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, मतलब बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी मथुरा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। देखिए जो मथुरा थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। देखिए आपको पता होगा जो कृष्ण जी की भक्ति से संबंधित है, तो मथुरा में ही सबसे ज़्यादा कृष्ण जी के भक्त देखे जाते हैं। यहाँ बौद्ध और जैन मंदिर है। क्या है, यहाँ पर बौद्ध और जैन मंदिर भी है और कृष्ण भक्ति का ये महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, जो मथुरा है वो कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शिल्प और शिल्पकार। देखिए शिल्प और शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। देखिए जो शिल्प और शिल्पकार हैं, देखिए इसमें क्या है कि पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। यहाँ कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारसी, दक्षिण से मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। देखिए क्या थे, उत्तर में बनारसी, देखिए बनारस से लेकर दक्षिण में मदुरई तक जो थे ये क्या थे, प्रसिद्ध केंद्र थे। क्या थे, कपड़ों के उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिनको क्या कहा गया, जिनको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहेंगे, देखिए लास्ट है इस चैप्टर का, अरिकामेडु पुडुचेरी। देखिए सूक्ष्म निरीक्षण के अंदर ये चीज़ बोली गई है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे। देखिए ये जो सूक्ष्म निरीक्षण है वो किस चीज़ के ऊपर हुआ है, अरिकामेडु जो जगह आपकी कहाँ पर है, पुदुचेरी में है। यहाँ पर क्या होता था, ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर क्या होते थे, एफोरा जैसे पात्र मिले, जिनमें क्या किया जाता था, तेल को स्टोर किया जाता था। तेल या शराब जैसे तरल चीज़ों को स्टोर किया जाता था। ये जो चीज़ हुई है ये कब हुई है, लगभग 2200 से 2300 साल पहले एक पतन था। ठीक है, जहाँ पर क्या होते थे,
दूर दूर से जहाज़ों से क्या होते थे, सामान उतारे जाते थे। वो स्थल कौन सा है, तो वो है अरिकामेडु पुडुचेरी। अभी देखिए आपके 9 चैप्टर हो चुके हैं, 12 चैप्टर हैं इस बुक में। जो आपका क्लास 6 है इसमें 12 चैप्टर हैं, जिसमें से 9 चैप्टर आपके हो चुके हैं, 3 चैप्टर और रह गए हैं, उसके बाद आपकी 7th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।